दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 17 जून 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स सुबह के अपनी इस वीडियो में देखते हैं। 2018 यूपी पीसीएस रिजल्ट दोस्तों अगले सप्ताह आ जाएगा, क्योंकि अब काम लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो इस सप्ताह तो नहीं, क्योंकि जो त्रुटियां हैं उसमें सुधार कर अंतिम रूप से अगर कुछ किया जा सकता है तो इस सप्ताह रिज़ल्ट आपका तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट वीक किसी भी दिन ये रिज़ल्ट आ जाएगा और जुलाई से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको, पिक सही नहीं आ पाई है, लेकिन चलिए मैं बोल दूंगा तो आप नोट करते हैं, नोट कर लीजिएगा। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कई जगह ऐसी हैं भूमियां जो उपजाऊ थी लेकिन धीरे धीरे बंजर होती जा रही हैं। उसके कई कारण हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ज़्यादातर मानव निर्मित कारण है। बहुत ज़्यादा उर्वरकों का उपयोग भी भूमि को बंजर बना रहा है। ठीक है, भूमि का सही ढंग से उपयोग न करना, मृदा अपरदन, वनों का विनाश, प्रवाही नदियों का सूख जाना, ये सभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजर्टिफिकेशन को बढ़ा रही हैं, और जलवायु परिवर्तन तो है ही जिम्मेदार। तो इसको रोकने के लिए, ये आज से नहीं, समस्या बहुत पहले से चल रही है। भारत जैसे देश में ये बाद में आई, लेकिन वैश्विक जहाँ जहाँ विकास हो चुका था वहाँ इसके परिणाम परिलक्षित हो रहे थे। तो इस पे सबसे पहले जो चिंता व्यक्त की वैश्विक रूप से, औपचारिक रूप से, वो 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का शिखर सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो, जिसको वसुंधरा या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन। तो वहाँ पर चिंता व्यक्त की गई और 3 जो नई संस्थाएं वहाँ पर जन्म ली थी, उनमें से एक संस्था UNCCD थी। UNCCD, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ठीक है ना, जिसका कि COP14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 14वां सम्मेलन ग्रेटर नोएडा भारत में हुआ। इसके पहले COP13 चाइना में हुआ था। ओके, तो ये क्या करता है? चिंता व्यक्त करता है, मंथन करता है, कार्यक्रम तमाम चलाने की अनुशंसा करता है। जो देश इसके सदस्य हैं उनके साथ मिल बैठ करके इस पर बात करता है कि मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाए। जैसे बंजर भूमि विकास कार्यक्रम वगैरह चलता है ना भारत में, और राजस्थान में देखा जा रहा है कि ये जो मरुस्थलीकरण है बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, उसको कैसे रोका जाए। ऐसे तमाम देश जहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है जहाँ पे, उसको रोकने के उपायों के बारे में बात की जाती है। इससे संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कल ही हमने बताया था, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। उसके 5 अंगों में से जो इस समय कार्य कर रहे हैं, वैसे तो 6 अंग हैं मूलतः, न्यास अभी बंद है, तो 5 जो प्रमुख अंग हैं उसके, उनमें से एक अंग सामान्य सभा है। ठीक है, तो सामान्य सभा ने 1994 में प्रस्ताव रखा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, और 1995 से विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस 17 जून से मनाया जाने लगा। ओके, अन्य 2, अभी हमने आपको बताया कि 3 संस्थाओं में से एक थी UNCCD। अन्य 2 संस्थाएं थी जो 1992 में पृथ्वी रियो सम्मेलन में जो बनी थी, उनमें से एक CBD थी, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और दूसरी थी UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इसी UNFCCC का जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको COP25 COP26 इस ढंग से आप बोलते हैं, वो यही UNFCCC की बैठक के बारे में बात होती है।
अगला जो शब्द चर्चा में है GPAI, प्रस्तावित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगर प्रैक्टिकली बात की जाए जैसे रोबोट है, अर्थात कृत्रिम बुद्धि। आपको पता है मनुष्य एकमात्र बुद्धिमान प्राणी है, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विलक्षण दिमाग अगर प्राणियों में है तो मनुष्य का है, जिसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, जिसके कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है अन्य जीव जंतुओं के मुकाबले। तो जिस तरह से कार्यों की जटिलता बढ़ती आ रही है, तो ऐसे में ऐसी मशीनों का उपयोग या उपयोग की संकल्पना की गई जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य कर सकें। तो ये कृत्रिम बुद्धि होती है, मानव बुद्धि नहीं होती, फिर भी मानव बुद्धि की क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो मानव भी नहीं जानता है। लेकिन इसी तरह कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल करके कार्य संपन्न किए जाएं, तो कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग अर्थात रोबोट्स का प्रयोग तमाम जो जीवन के क्षेत्र हैं, चिकित्सा क्षेत्र है, युद्ध के क्षेत्र है, सुरक्षा के लिए, अन्य तमाम कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो कृत्रिम बुद्धि का आने वाला जो समय होगा, आप देखेंगे अपने अपने घर लोग रोबोट भी रखा करेंगे काम करवाने के लिए। ठीक, तो GPAI जो है प्रस्तावित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि विश्व की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा मानव विकास के लिए या मानव उपयोग के लिए किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जाए, इसके लिए संस्था बन रही है। इसमें USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड जैसे देश तो हैं ही, भारत भी इस समूह में शामिल हो गया है। तो भारत अब इस समूह का संस्थापक सदस्यों में शामिल होगा जब भी इसकी स्थापना हो जाएगी। आपको पता है कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने D10 अर्थात डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का समूह 10 लोकतांत्रिक देश हैं उनके समूह के गठन की एक संकल्पना प्रस्तुत की थी। इस D10 में G7 के देश तो रहते ही, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया को भी शामिल करने की बात की जा रही थी। और ये D10 क्यों स्थापित करने की प्रस्तावना थी? क्योंकि अब वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में चाइना बहुत आगे जा चुका है। पूरे विश्व में इस समय एक प्रकार से एकाधिकार हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में उसका। तो उस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए या उसके प्रतिरोध में, उसके विरोध में, उसके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए D10 की घोषणा, D10 की संकल्पना प्रस्तुत की थी। लेकिन ये GPAI बनने से D10 की जो संकल्पना है उसको मूर्त रूप मिलेगा ही, और अच्छी तरह, चूँकि और भी कंट्रीज़ हम इसमें शामिल हो रही हैं, न्यूजीलैंड जैसी तमाम जो और कंट्रीज़ हैं प्रमुख, वो भी शामिल हो रही हैं इसमें। तो ये और अच्छा इस पर जो है इस क्षेत्र में कार्य होने की उम्मीद है इसमें, ठीक है ना। तो ये था GPAI, तो भारत इसमें शामिल हो गया। तो IPAC क्या है भैया? IPAC क्यों चर्चा में आया फिर? तो IPAC मतलब इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। इसका नाम क्या है? इसमें चाइना शामिल है IPAC में, मतलब चाइना का नाम शामिल है, चाइना नहीं शामिल है। अगेंस्ट चाइना ये बना है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस। 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों का एक गुट बनाया गया है जो चीन के अगेंस्ट घेराव करेगा। घेराव मतलब युद्ध करने के लिए नहीं, तमाम जो आर्थिक क्षेत्र हैं या सामरिक क्षेत्र हैं। आपको पता है चाइना इस समय बहुत महत्वाकांक्षी अपनी योजनाएं चला रहा है। आने वाले समय में उसका ये प्लान है कि जल्द से जल्द एक ध्रुवी विश्व हो जाए। चाइना का पूरे विश्व में जो दबदबा इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका का है या कब किसी समय होता था, वो दबदबा चाइना बहुत जल्द हासिल करने के प्रयास में है। तो उसी को दबाने के लिए IPAC की स्थापना की गई है 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों के गुटों द्वारा। तो इसमें जो है जो 8 देश हैं, इनमें 7 तो कंट्रीज़ हैं और 8वां है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो 7 कंट्रीज़ जो हैं USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपका नॉर्वे, स्वीडन, जापान और ब्रिटेन। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन और 7 कंट्रीज़ ये शामिल हैं इसमें 8 देशों में।
डेलावेयर दोस्तों ये क्या है? तो डेलावेयर एक राज्य है, प्रांत है यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये क्यों चर्चा में आया? क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी जो कि हिंदू देवता हैं प्रमुख, उनकी 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और यूएसए में ये किसी भी हिंदू देवता की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमबी लाल कमेटी ये क्यों बनाई गई भाई? एमबी लाल कमेटी तेल कंपनियों के सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश हेतु। आपको पता है अभी हाल ही में असम में एक तेल कुएं में रिसाव हुआ, जिसके कारण वहाँ विकट परिस्थितियाँ पर्यावरण संबंधी बनी। आगे इसके पहले और भी आपने देखा कई कंपनियों में रिसाव की घटनाएं आई। कुछ समय पहले विशाखापट्टनम में एक प्लास्टिक कंपनी थी, हालांकि वो वहाँ से स्टायरीन गैस के रिसाव की घटना आई थी। तो एमबी लाल कमेटी मुख्यतः तेल कंपनियों की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश तैयार करने के लिए बनाई गई। क्या नाम है इस कमेटी का? एमबी लाल कमेटी। अगला है महत्वपूर्ण लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ये भारत के इसरो का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और जापान के जाक्सा का, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन दोनों के सहयोग से 2023 के बाद चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मिशन है, जो कि अभी इस पर काम चल रहा है। इसका नाम दिया गया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो प्रश्न आ सकता है किन किन देशों का है? तो भारत और जापान का। संस्थाएं पूछ सकता है इसरो और जैक्सा का। ध्यान रखिएगा 2023 के बाद भेजा जाएगा, क्योंकि 2022 में अभी भारत काम कर रहा है किस पे? भारत काम कर रहा है अभी अपने मंगल मिशन पे, जो पहला मानव मंगल मिशन भेजेगा, मानव सहित जो मंगल मिशन भेजेगा 2022 में भारत, उस पर काम कर रहा है। 2023 के बाद ये भेजा जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि जापान से लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए H3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। किसके लिए? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए H3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा और वो जापान से लॉन्च किया जाएगा। तो एक बार चलिए एक फिर देख लेते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस है आज 17 जून को। 1994 में प्रस्ताव रखा गया था संयुक्त राष्ट्र जो सामान्य सभा उसके द्वारा। 1995 से इसको मनाया जाता है। साथ में हमने आपको बताया UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके COP14 का जो सम्मेलन हुआ था वो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ठीक है। UNCCD की स्थापना 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में हुई थी। उसके बाद इस पर प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, 1994 से प्रभाव में आ गया था। GPI क्या है? तो प्रस्तावित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें भारत भी शामिल हो गया है। डेलावेयर क्या है? तो एक राज्य है, प्रांत है USA का। यहाँ पर हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जो हिंदू देवताओं की सबसे ऊंची मूर्ति है। कहाँ पर? USA में। एमबी लाल समिति ये तेल कंपनियों के सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश देने के लिए गठित की गई है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ये भारत और जापान, इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है, जो 2023 के बाद जापान से लॉन्च किया जाएगा और H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो लैंडर और रोवर ये उतरेंगे, इसी पर इसरो और जाक्सा मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर
लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।